क्रोमोसोम्स एंड डीएनए चैप्टर का नाम तो देखें। एंड डीएनए। हाँ भाई, पढ़ा हुआ है आपने क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है? आप कहेंगे सर क्रोमो का मतलब है कलर्ड और सोमा का मतलब है बॉडी, यानी कलर्ड बॉडी। भाई क्रोमोसोम तो कलरलेस होता है, कलर्ड बॉडी क्यों कहते हैं इसको? कलर तो नहीं होता कोई भी क्रोमोसोम को, कोई कलर नहीं होता क्रोमोसोम को, कलर्ड क्यों कहते हैं? चलो इसको समझेंगे, इसको समझेंगे कि इसको कलर्ड थ्रेड, कलर्ड बॉडी क्यों कहते हैं। बेसिकली जो क्रोमोसोम है वो हमारा बना हुआ है डीएनए और प्रोटीन का। प्रोटीन दो टाइप की हैं, एक को कहते हैं हिस्टोन, दूसरी को कहते हैं नॉन हिस्टोन। डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज है फॉस्फेट की वजह से, और प्रोटीन दो हैं, उनमें से हिस्टोन के पास पॉजिटिव चार्ज है कुछ अमाइनो एसिड की वजह से, कुछ ऐसे पॉजिटिव चार्ज के अमाइनो एसिड हैं उसमें। बहरहाल प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज है, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज है, तो डीएनए प्रोटीन को अट्रैक्ट करता है, सॉरी प्रोटीन डीएनए को अट्रैक्ट करती है। प्रोटीन के पास कौन सी चार्ज है? पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव वाला अट्रैक्ट होगा, तो डीएनए आकर अपने आप को प्रोटीन के ऊपर लपेटेगा, प्रोटीन के ऊपर लपेटता जाएगा। पता है आपको, आपको पता है कि आपके हमारे एक सेल के अंदर 2 मीटर लंबा डीएनए है। एक सेल सर कितना है? एक सेल आपका भाई 7 से 8 माइक्रोमीटर का सेल है, जो आंख से तो आप देखने की कोशिश भी ना करें, देख भी नहीं सकते, अगर इसके डबल हो तो भी नहीं देख सकते, क्योंकि आंख को देखने की कैपेसिटी है कम से कम चीज 1 mm की हो या उससे ज्यादा है हो, तो ये मैक्रोस्कोपिक होती है। तो जो सेल है आपका वो कौन सा है? माइक्रोस्कोपिक है। अब जब सेल इतना छोटा है तो उसमें इतना बड़ा डीएनए कैसे आ जाता है सर? ऐसे जैसे आप किसी धागे को किसी लकड़ी पर क्वाइल करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, हजारों फीट, हजारों मीटर उस छोटी सी लकड़ी के टुकड़े के ऊपर वो धागा आ जाएगा। धागा नहीं, सिलाई वाला धागा जिसे सीविंग करते हैं, वो कैसे इतने टुकड़े में पड़ा होता है? अगर उसको खोलें तो कितना बड़ा होता है? कहां पे यूज करते हैं? याद आ रही है कुछ चीजें? जब बच्चे थे आप तो भाई ये जो धागा है ये किलोमीटर्स का है, मगर लकड़ी के टुकड़े के ऊपर अगर उसको लपेटें तो थोड़ी जगह में आ जाता है। तो सेम उस धागे के, जी हां, उस धागे के तरह जो आपका 2 मीटर लंबा डीएनए है वो एक सेल के अंदर कैसे ऑक्यूपाइड है? क्योंकि डीएनए लपेटा हुआ है हिस्टोन के ऊपर, यानी धागा, इट मींस डीएनए धागे जैसा है, लपेटा हुआ है लकड़ी के ऊपर, स्टोन के ऊपर। इसी वजह से हमारा 2 मीटर डीएनए लंबा एक छोटे से सेल के अंदर आ गया है, पड़ा है। 60 ट्रिलियन सेल के अंदर, हर सेल के अंदर 2 मीटर लंबा डीएनए पड़ा है भाई। चलो समझ गए हम। अब ये डीएनए और प्रोटीन मिला के ये बनाएंगे हमारा क्रोमोसोम। तो भाई ये जो क्रोमोसोम है आपका वो बना होगा
कुछ प्रोटीन का, जिनको हम कहेंगे क्या, स्टोन, स्टोन, और इनके ऊपर लपेटा होगा क्या, इनके ऊपर लपेटा होगा क्या, स्टोन के ऊपर डीएनए। तो ये डीएनए और स्टोन आ गए क्रोमोसोम में, ठीक है। और उसके बाद ये बाहर वाला जो रीजन है मैंने नहीं किया डार्क, ये वाला रीजन, इसमें नॉन स्टोन है। तो कुल मिला के ये क्रोमोसोम बन गया। अब सुने, अब क्रोमोसोम कलरफुल नहीं है भाई। क्रोमोसोम सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म में पड़ा होता है। वो दो फॉर्म में पड़ा होता है, या तो क्रोमेटिन के फॉर्म में या तो क्रोमोसोम के फॉर्म में। अगर सेल डिवाइडिंग है तो क्रोमोसोम पढ़ा हुआ है आपने, क्रोमोसोम ओनली डिवीजन के फॉर्म के टाइम बनते हैं, इन डिटेल पढ़ेंगे हम। और अगर डिवाइडिंग सेल नहीं है तो वहां पे जो डीएनए खुला होगा, जिसको हम क्रोमेटिन कहेंगे। बहरहाल हमें अगर क्रोमोसोम देखना है तो कब देखें, सेल डिवीजन में हो या डिवीजन से पहले या बाद, ड्यूरिंग डिवीजन। ओके, ड्यूरिंग डिवीजन, ड्यूरिंग डिवीजन। सुने भाई, अब अगर मैं बात करूं, गिलास लिया दूध का, दूध के अंदर दूध के कलर की जैसी जेली डाल दी मैंने, और गिलास लिया पानी का, पानी में पानी के कलर वाली जेली डाल दी मैंने पानी में, क्या वो नजर आएंगी आपको दूध में दूध जैसी जेली, पानी में पानी जैसी जेली? नहीं। तो अगर दूध में कोई काली चीज पड़ी हो, दूध में काला हो, दाल में काला हो, तो नजर आएगा ना भाई, चिट्टा चिट्टा नजर आएगा। मगर ऐसे ही क्रोमोसोम आपका सेल के अंदर ऐसे पड़ा है, इट मींस जैसा न्यूक्लियोप्लाज्म का कलर है कलरलेस, वैसा क्रोमोसोम का भी कोई कलर नहीं, ये भी कलरलेस। तो भाई क्यों कह रहे हैं, सर खराब है क्या हमारा कि कलरलेस बॉडी को कलर्ड थ्रेड कह रहे हैं, कलरफुल पार्ट कह रहे हैं, कलर्ड बॉडी कह रहे हैं क्रोमोसोम को? सर बात यूं है कि स्टोन और डीएनए, हिस्टोन और डीएनए कलर को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कलर लविंग है, और जो नॉन स्टोन है वो कलर को एब्जॉर्ब नहीं करती। बहरहाल कौन करते हैं, स्टोन और डीएनए। इट मींस क्रोमोसोम का वो पार्ट जो स्टोन और डीएनए का बीच वाला बना होगा, ये कलर को एब्जॉर्ब करेगा। अब एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्लेमिंग, वाल्दर फ्लेमिंग। क्या नाम था? वाल्दर फ्लेमिंग। फ्लेमिंग नाम का साइंटिस्ट, इसने क्या किया, लार्वा लिया। किसका? सलमंदर का लार्वा लिया। सलमंदर समझ रहे हैं? सलमंदर यानी समंदर नहीं कह रहा भाई, सलमंदर। ये एक एम्फीबियन है, ये एक एम्फीबियन है, लिजर्ड जैसा है, उससे बड़ा है, ठीक है, लिजर्ड जैसा है मगर उससे बड़ा है। तो ये जो सलमंदर है उसका लार्वा, लार्वा समझ रहे हैं? लार्वा जो नया बच्चा होता है, जो फुल डेवलप्ड ना हो, उसे लार्वा कहते हैं। तो फ्रॉग में आपको लार्वा मिलेगा, ये एम्फीबियन में लार्वा मिलेगा, इंसेक्ट में लार्वा मिलेगा, अंडर डेवलप्ड इमेच्योर बेबी। तो भाई जो इमेच्योर बेबी लिया, सलमंदर का लार्वा लिया और उसके सेल निकाले, इस लार्वा का सेल निकाला। सेल को इसने क्या किया, सेल को इसने कलर डाला, सेल में इसको इसने क्या किया, सेल को कलर दिया। जब भाई सेल को मैं अगर यहां पे जेली रखूं, ये जेली है, कौन से कलर की है भाई, जैसा अंदर पड़ा है वैसी जेली है, नहीं नजर आ रही। अब अगर मैं कलर ऐड करूंगा, अब मैं अगर कलर ऐड करूंगा ना, तो जो कलर होगा मेरा, वो कौन सी चीज ज्यादा कलर लेगी, मोटी या पतली? मोटी चीज ज्यादा कलर एब्जॉर्ब, मोटी चीज। कपड़ा जो होता है ना पतला, वो कलर डार्क नहीं दिखाई देता, जो मोटा कपड़ा होता है वो डार्कनेस शो करता है।
तो मोटी चीज ज्यादा कलर एब्जॉर्ब करेगी तो डार्क नजर आएगी। तो सेल के अंदर जो क्रोमोसोम पड़े हैं वो मोटे धागे हैं, मगर नजर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि कलर उनको है नहीं। अगर सेल को कलर देंगे तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये उस कलर को जज़ब करके, उस कलर को जज़ब करके ये चिट्टे बन जाएंगे, ये चिट्टे बन जाएंगे। सर बाकी सेल को तो कलर दिया हमने, मगर वहां पे कलर चिट्टा क्यों नहीं हुआ? आप कहेंगे सर क्रोमोसोम जितना कोई कलर एब्जॉर्ब करे तो वो डार्क लगे ना। क्रोमोसोम जितना कोई कलर एब्जॉर्ब करे, इट मींस क्रोमोसोम एक तो मोटा है, दूसरा तो कलर को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। लिपिड का नहीं बना हुआ कि कलर को कहेगा जाओ भाई जाओ मैं रिपेल करता हूं, मैं हाइड्रोफोबिक हूं। नहीं, क्या है क्रोमोसोम? हाइड्रोफिलिक है, तो पानी को, कलर को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे कलर दिया इसने, एब्जॉर्ब कर गया, तो क्रोमोसोम बाकी सारे सेल से क्या बन गया? चिट्टा। जब चिट्टा बन गया, डार्क बन गया, फिर इसने लगाई माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप से सेल को देखा। जैसे देखा कि सेल के अंदर ऐसे चिट्टे चिट्टे धागे नजर आ रहे हैं। भाई इसको क्लियर नहीं नजर आया कि ये क्रोमोसोम है, डीएनए का बना हुआ है, स्टोन भी नजर आ गई। नहीं भाई, लाइट माइक्रोस्कोप का दौर था, बस इतना नजर आया कि जहां से लाइट पास हो रही थी, इसने कहा यहां पर कुछ भी नहीं है। और जहां से लाइट पास नहीं हो रही थी, शेड बना रही थी, डार्कनेस की लाइन लग रही थी, उसने कहा, फ्लेमिंग ने कहा यहां पर कुछ दाल में काला है। काला कब बन गया है? कलर देने के बाद। तो कलर देने के बाद क्रोमोसोम ने कलर रिटेन किया, कलर रिटेन करके वो डार्क बन गया। अब माइक्रोस्कोप से जो देख रहे हैं वो सारे सेल से डार्क नजर आ रहा है, पर्पल कलर का नजर आ रहा है। इस जो डार्कनेस, जो डार्क बैंड नजर आ रहा है, इसको हम कह रहे हैं ये क्रोमोसोम है। ये कलर्ड बॉडी है, पता नहीं क्या है, कलर्ड बॉडी पड़ी है। फ्लेमिंग ने क्या कहा? क्रोमोसोम को कलर्ड बॉडी पड़ी है। साइंटिस्ट आया दूसरा, वाल्डेयर। कौन सा आया? वाल्डेयर। जो वाल्डेयर साइंटिस्ट था, इसने दोबारा यही काम करके जस्ट क्रोमोसोम को नाम दिया है क्रोमोसोम। डिस्कवर इसने किया, फ्लेमिंग ने लार्वा के, सलमंदर के लार्वा से, और वाल्डेयर ने इसको नाम दिया क्रोमोसोम। The term chromosome is coined by Waldeyer, while the discovery of chromosome किसने की? फ्लेमिंग ने। तो फ्लेमिंग ने क्रोमोसोम को देखने के लिए कलर इस्तेमाल किया। तो भाई जो कलर देने वाली टेक्निक थी, बड़ी अजीब और गरीब टेक्निक है। उस टेक्निक को हम कहते हैं क्या कहते हैं? डाई स्टेन। स्टेन मतलब देखना, डाई का मतलब है वो केमिकल, वो कलर। अब भाई जो डाई है ना, वो एक पर्टिकुलर केमिकल होता है जो चीजों को, माइक्रोस्कोपिक चीजों को देखने के लिए दिया जाता है। जब वो डाई हम देते हैं सेल को, वो पर्टिकुलर पार्ट उस कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो पार्ट दिखाई देता है। अगर मैं कहूं कोई एसिड चीज है, उसको देखना है, तो डाई कैसी यूज करेंगे? आप कहेंगे सर बेसिक। अगर कोई बेसिक चीज है तो डाई कैसी यूज करेंगे? कैसा केमिकल होना चाहिए, कैसा कलर होना चाहिए, कैसी नेचर का? अगर कोई एसिडिक चीज है, कोई बेसिक है तो एसिडिक, अगर एसिडिक है तो बेसिक। समझ आ रही है बात? तो जो डाई है इज नथिंग, जस्ट इज अ केमिकल हैविंग कलर दैट यूज टू सी द कंपोनेंट ऑफ सेल, to see the invisible structure. ओके। अब बताएं क्रोमोसोम को कलर्ड बॉडी क्यों कहते हैं? हाँ सर अब क्लियर है, इसलिए कि इनको देखने के लिए कलर दिया जाता है, फिर ये कलर्ड बॉडी नजरते हैं। ओके। अब आप बताएंगे मुझे कि सर जो डीएनए और स्टोन का पार्ट है बीच वाला, इसे हम कहेंगे क्रोमोनीमेटा। नीमेटा मतलब थ्रेड, क्रोमा मीन्स कलर। जो क्रोमोसोम के अंदर बीच वाला कलरफुल रीजन है, ये क्रोमोनीमेटा।
और सर मुझे बताएं, ये जो बाहर है ये नॉन कलरफुल पार्ट है, ये जो नॉन स्टोन का बना हुआ है, इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? क्रोमोनीमेटा का पार्ट कहेंगे। और ये कलर भी एब्जॉर्ब नहीं करता, इसे कहेंगे एक्रोमोफिलिक रीजन। एक्रोमोफिलिक, एक्रोमो मतलब ए मतलब विदाउट, क्रोमा मीन्स कलर, फिलिक मतलब लविंग। ये कलर को लव नहीं करता, इसने कलर को एब्जॉर्ब नहीं किया तो कलर भी इस पे नहीं चढ़ा। तो भाई कौन सा पार्ट है क्रोमोसोम का जिसकी वजह से हम क्रोमोसोम को देख पाते हैं? दैट इज क्रोमोनीमेटा। और ये किसका बना हुआ है सर? डीएनए का और हिस्टोन का। इट मींस क्रोमोफिलिक रीजन। क्या मैं क्रोमोनीमेटा को क्रोमोफिलिक रीजन कह सकता हूं? कलर लविंग। ओके, ये भाई क्रोमोसोम की डिस्कवरी थी। अब आगे चले, एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है कार्ल कोरेंस। क्या नाम है? 3rd नंबर पे साइंटिस्ट का नाम ले रहा हूं, कार्ल कोरेंस। अगर याद हो आपको कार्ल कोरेंस, तो इसने बताया था कॉन्सेप्ट, बड़ा लजीज टाइप कॉन्सेप्ट बताया था। कौन सा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कौन से प्लांट में? मिराबिलस जलापा में, 4 ओक्लाक में, जिसको हम गुल्ले अब्बास कहते हैं। हाँ, वो पिंक वाली बात, इनकम्प्लीट डोमिनेंट। तो भाई कार्ल कोरेंस ने 19वीं सेंचुरी जब खत्म हुई, 20वीं स्टार्ट हुई 1901 में, 1901 में इसने काम किया डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पर, जेनेटिक्स पर। तो इसने एक तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट दिया, दूसरा इसने 2 साइंटिस्ट और थे इसके साथ, कार्ल कोरेंस के साथ। कौन से? ह्यूगो डी वेरीज, और एक था शेरमार्क। इन तीनों ने मिलकर बताएं कौन सा काम किया था? बताएं जल्दी कमेंट में। मैंने पढ़ाया है रीमेंडलिज्म। मेंडल के काम को दोबारा पढ़ा, और इन तीनों ने कहा भाई जो बाप होना चाहिए ना जेनेटिक्स का, वो मेंडल है। ने मेंडल के काम को दोबारा रिवाइज किया। मेंडल कब मर गया? 1884 में। मेंडल के मरने के बाद उसकी जिंदगी में जब हयात था, किसी ने नहीं माना कि जेनेटिक्स कोई चीज है। मेंडल को कह रहे थे पागल हो भाई, मैथमेटिशियन जीन की बात कर रहा है, लाइफ की, वो भी इतनी डिटेल में। जब ये मर गया, मरने के कुछ साल बाद कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी वेरीज और शेरमार्क ने जब 35 ईयर बाद जब रीमेंडलिज्म की, तो इनको पता चला यार जीन तो मेंडल की तरह काम कर रहे हैं, जैसे मेंडल ने कहा था। तो मेंडल सही था भाई। तो उसने कहा भाई ये हमारा कुछ भी नहीं है, दिस ऑल टाइटल गोज टू द मोस्ट फेमिलियर साइंटिस्ट दैट वाज मेंडल। तो मरने के बाद इसको टोपी पहनाई गई, पगड़ी पहनाई गई, फादर ऑफ जेनेटिक्स की। मतलब कहा गया, निकाल के तो नहीं, खोद के तो नहीं इसको पहनाई गई होगी, मैं मजाक कर रहा हूं। इट मींस इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। इसको मेंडल को मरने के बाद उसको पता ही नहीं कि मैं फादर ऑफ जेनेटिक्स हूं, और हम कह रहे हैं मेंडल वाज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। समझ आ रही है बात? भेजे में जा रही है ना? चलो, ये कार्ल कोरेंस का ये कारनामा भी था। इंस्टीड ऑफ दैट, इसके अलावा कार्ल कोरेंस ने क्या किया? कार्ल कोरेंस ने एक बात को समझा, जीन और क्रोमोसोम के बीच रिलेशन देखा। जीन और क्रोमोसोम के बीच क्या देखा? रिलेशन देखा। इसने कहा यार मुझे लग रहा है कि मेंडल वाले जो फैक्टर हैं वो जीन हैं, और ये क्रोमोसोम से लिंक्ड हैं। मगर इसके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं था। इसने समझा। क्यों समझा भाई? क्यों समझा इसने? क्योंकि लिंकेज भी बात हो रही थी।
क्योंकि ये बात भी हो रही थी, इसी दौर में बात हो रही थी, कौन सी, कि क्रोमोसोम हेरिडिटी मटेरियल है, और मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल ने क्या कहा था, फैक्टर हेरिडिटी मटेरियल है। तो मेंडल वाले जो फैक्टर हैं वो एक्चुअली जीन है। अब बात हो रही है क्रोमोसोम हेरिडिटी मटेरियल है। इसने कहा यार ये चक्कर क्या है, मेंडल भी सही है, क्रोमोसोम भी हैं, इनके बीच देयर इज अ रिलेशन। तो इस रिलेशन को समझा, मगर इसने क्लियर नहीं किया, तो इसका जो काम था वो किसी काम का नहीं है, प्रूव नहीं किया इसने। तो भाई आया साइंटिस्ट। अब चौथा साइंटिस्ट आया जिसका नाम है सुटन, और इसके साथ एक और था बोवेरी, सुटन एंड बोवेरी। 1902 में इन्होंने क्या दी, थ्योरी दी। कौन सी थ्योरी दी, कि क्रोमोसोम जो है भाई वो हेरिडिटी मटेरियल हैं, जीन वीन कोई नहीं, क्रोमोसोम आर द हेरिडिटी मटेरियल। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं जीन और क्रोमोसोम का, तो आप बताते जाएंगे, अभी इनको आप समझाएंगे सटन और बोवेरी को कि मसला कहां पर है, बताएंगे ना, इनको बताएंगे ना कि आप गलत हैं, इनको बताएंगे कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, नहीं पता इन गरीबों को, डीएनए के अंदर जीन है जो कि हेरिडिटी मटेरियल है, और क्रोमोसोम के ऊपर 100 के तादाद में, हजारों के तादाद में जीन है। ये इन गरीबों को पता नहीं था उस टाइम। क्यों? क्योंकि दौर ही नहीं था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थी नहीं, लाइट माइक्रोस्कोप से क्रोमोसोम को सही देख नहीं सकते, जीन तो दूर की बात है। आर यू गेटिंग व्हाट आई वांट टू से? ओके भाई, आप बताएंगे, आप बताएंगे सर रिलेशन ये है, इन गरीबों को पता नहीं चला था, मगर रिलेशन ये है। भाई क्या रिलेशन है? आप कहेंगे सर देखें ना, एक जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर ये जीन है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, या स्मॉल डी, या स्मॉल ई, या कैपिटल एफ, ठीक है, या कैपिटल जी, या एच, व्हाटएवर, ये जीन है। तो एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे जीन हैं। ये आगे चल के बताएगा कौन? मॉर्गन। जो हमें इंफॉर्मेशन आज है, आज जो करंट इंफॉर्मेशन है वो हमने मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट ने बताया है, लिंकेज वाला कॉन्सेप्ट, कि क्रोमोसोम में जीन है, वो जीन है क्रोमोसोम पर जो सारे हैं उनको हम लिंक्ड जीन कहते हैं। इनको पता नहीं था। अब आप मुझे बताएं, अगर इस क्रोमोसोम के ऊपर स्मॉल ए, स्मॉल बी, या कैपिटल सी, स्मॉल डी, या कैपिटल ई, एफ, जी और एच जीन है, इस पर भी जीन है, वो भी सारे क्या हैं? लिंक्ड है। बात मुझे ये पूछनी है, सेग्रीगेशन याद है? सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल वाला, अगर याद है तो काम तमाम हो गया भाई। वेरी गुड, दैट ऑसम। सुनिए अब सुनिए, क्या मैं ये कहूं कि मेंडल ने दो कैरेक्टर इकट्ठे स्टडी नहीं किए थे, एक ही क्रोमोसोम वाले अगर किए भी थे तो उनके जीन मुख्तलिफ क्रोमोसोम पर थे, हाँ या ना? तो मेंडल को कोई पता नहीं चला क्रोमोसोम है या नहीं, बस मेंडल को यह पता चला कि जीन है, उसका अलील है, फैक्टर है, फैक्टर, और दो हैं, एलिमेंट हैं कैरेक्टर के लिए, और दो हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। क्या मेंडल ने कहा कि कैपिटल ए, कैपिटल टी, कैपिटल वाई, कैपिटल आर एक ही क्रोमोसोम पर हैं? बताएं, एक ही गाड़ी पर है? नहीं नहीं नहीं। इट मींस मेंडल को क्रोमोसोम का पता नहीं था, और सटन और बोवेरी को जीन का पता नहीं कि जीन क्रोमोसोम पर है।
ये बेसिक कंफ्यूजन है बिटवीन द थ्योरी ऑफ मेंडल एंड बिटवीन द थ्योरी ऑफ सटन एंड बोवेरी। ये कह रहे हैं क्रोमोसोम हेरिडिटी मटेरियल है और मेंडल कह रहा है जीन का पेयर हेरिडिटी मटेरियल है। तो बात दोनों सही है, मगर अगर मैं पूछूं सही ज्यादा सही कौन है तो किसको आप कहेंगे? मेंडल को। ऑब्वियसली सटन को कहेंगे भाई क्रोमोसोम प्रोटीन का भी बना है। क्या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है और सारा डीएनए जेनेटिक मटेरियल है? नहीं भाई, नहीं भाई। तो ये बेचारे, इनको तो पता ही नहीं, इनको तो कुछ पता ही नहीं। इन्होंने तो पिछली स्टडी करके धुक्का लगाया है, क्योंकि डिस्कवरी हुई है क्रोमोसोम की। ये धुक्के वाले हैं साइंटिस्ट, मैं कह रहा हूं। जो असली साइंटिस्ट है, जिसको मैं खोपड़ी वाला मानता हूं, वो मेंडल है, वो मेंडल है बस। सबसे ज़हीन तरीन जो साइंटिस्ट है, जिसने अपना भेजा यूज किया और चीजों को बाकायदा समझा, वो मेंडल है। बाकी जो साइंटिस्ट मैंने पढ़े हैं आज तक, वो ऐसे उनके बस नसीब थे, कर कुछ रहे थे हो कुछ गया, तकरीबन ऐसे हुआ है सबके साथ। बहरहाल बहरहाल मैं अगर आपसे पूछूं मेंडल वाले जीन, मेंडल की बात कर रहा हूं, जब गेमेट बनेंगे तो ये कैपिटल ए एक गेमेट में जाएगा तो स्मॉल ए दूसरे गेमेट में जाएगा, सही है ना? तो सटन एंड बोवेरी भी यही बात कर रहे हैं, मगर ये क्या कह रहे हैं कि एक कैरेक्टर के लिए दो जीन नहीं, दो क्रोमोसोम होते हैं। एक कैरेक्टर के लिए दो जीन नहीं, ये कह रहा है दो जीन, दो फैक्टर मेंडल कह रहा है, और ये कह रहे हैं एक कैरेक्टर के लिए दो क्रोमोसोम है। दैट वाज द मिस्टेक, दैट वाज द ब्लंडर। के इसका मतलब था ये सारे का सारा क्रोमोसोम एक ही मैसेज है एक कैरेक्टर के लिए। इट मीन्स इंसान के अंदर टोटल 40 क्रोमोसोम है, तो हाउ मेनी कैरेक्टर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बीइंग? इनका मतलब ये था, जिसमें इनका नुकसान हो गया। दैट वाज द ब्लेंडर। सी द फंटास्टी। बात जा रही है भेजे में, खोपड़ी काम कर रही है, खोपड़ी। ओके, हाँ भाई। दूसरी बात, सटन एंड बोवेरी ने कहा कि दो क्रोमोसोम जो हैं, इनको पता नहीं था कि इन क्रोमोसोम पर जीन है। इन्होंने कहा एक गेमेट में एक क्रोमोसोम जाएगा तो उसके साथ जो दूसरा क्रोमोसोम है वो दूसरे गेमेट में जाएगा। वही मेंडल वाली बातें की, मगर मेंडल ने जीन की लेवल पर बात की, ये क्रोमोसोम की लेवल पर बात करेंगे। बस समझ आ रही है? तो मैं सवाल पूछता हूं अब मेरे सवाल स्टार्ट सर। अब आप बताते जाएंगे और मैं देखता जाऊंगा कि कितना सीखा है आपने। अगर मैं कहूं कि एक कैरेक्टर के लिए कितने पेयर क्रोमोसोम के जरूरी है, कितने क्रोमोसोम? एक पेयर, यानी दो क्रोमोसोम। और मेंडल का मतलब एक पेयर जीन का, क्रोमोसोम का नहीं, जीन का। ये कह रहे हैं पूरे का पूरा क्रोमोसोम का पेयर, यानी दो क्रोमोसोम। और उन्होंने कहा एक आया है मां से तो दूसरा आया है बाप से। मेंडल ने भी ऐसे कहा था कि दो जीन है, एक मदर से आया है दूसरा फादर से आया है। वो स्पेसिफिक बात कर रहा है, ये ब्रॉड लेवल में बात। पागल है ये, खोपड़ी इनकी काम नहीं कर रही। नए दौर में आकर पुरानी बात कर रहे हैं, वे पुराने दौर में रहकर नई बात करके गया है मेंडल। समझ आ रही है ना? तो भाई दो पेरेंट से एक क्रोमोसोम आएगा, गेमेट में सेपरेट हो जाएंगे और गेमेट में हाफ होंगे, सही है? एक गेमेट एक पेरेंट का दूसरा गेमेट दूसरे पेरेंट का मिलकर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिटेन करेंगे। जाइगोट से लेकर पूरी एज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड होगा अकॉर्डिंग टू सटन एंड बोवेरी। बात तो सही है, बात कोई गलत नहीं की सटन एंड बोवेरी ने। बात ये गलत है कि एक क्रोमोसोम हेरिडिटी मटेरियल है, बात ये गलत है। हाँ बिल्कुल, ये जो दो क्रोमोसोम एक मदर से एक फादर से आता है और गेमेट में हाफ होते हैं, सेपरेट होते हैं, ये तो बातें सही हैं, मगर इनकी जो अजम्पशन है कि एक क्रोमोसोम एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये गलत है भाई। ये फड्डा नहीं चलेगा, है ना? चलो, तो भाई ये थे सटन एंड बोवेरी।
जिनकी थ्योरी को रिजेक्ट किया गया कि आपके जो क्रोमोसोम है अगर एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट मींस इंसान के अंदर 40 कैरेक्टर हैं। बस भाई लाखों कैरेक्टर हैं, लाखों कैरेक्टर हैं, लेक्स कैरेक्टर हैं बॉडी में। तो ये बताएं आप 40 क्रोमोसोम इन लाखों कैरेक्टर को कैसे कंट्रोल करते हैं? तो इन्होंने हाथ हाथ बांधे, ये तो पता नहीं भाई। अगर ये आपको पता नहीं कि एक क्रोमोसोम कितने कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और 40 क्रोमोसोम कैसे लाखों कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं, तो आपकी थ्योरी को हम नहीं मानते। इस वजह से इनकी थ्योरी रिजेक्ट हो गई। ओके ओके ओके, ये भाई क्रोमोसोम की थ्योरी थी। कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे, टाइम है ना अभी पढ़ने का? टाइम है ना पढ़ने का? ओके, कल हम पढ़ेंगे कि जो क्रोमोसोम है हमारा वो बना है 40% डीएनए का और 60% प्रोटीन का, और कभी कभी थोड़ा थोड़ा आरएनए भी होता है। बाकी आरएनए होता नहीं, मेन पार्ट नहीं, आ जाता है कभी गलती से, मेन पार्ट नहीं है आरएनए। मेनली प्रोटीन और डीएनए का बना होता है, और डीएनए लपेटा होता है प्रोटीन के ऊपर। प्रोटीन दो टाइप की होती हैं, स्टोन एंड नॉन स्टोन। भाई न्यू एसटीबी आपका इंटर का आया ही नहीं, कैसे फॉलो करें? हाँ आप देखें कि ये आएगा, वो फॉलो करें। इसीलिए मैं आपको सारे टेक्स्ट पढ़ा रहा हूं, सारे टेक्स्ट पढ़ा रहा हूं। जो भी आप पढ़ें, सिंध पढ़ें, पुराना पंजाब पढ़ें, फेडरल पढ़ें, किप्स पढ़ें, केपलान पढ़ें, सारे आपके कवर हो रहे हैं। बलोचिस्तान पढ़ें भले, तो सारे टेक्स्ट इसलिए कवर कर रहे हैं। जो भी आपका नया टेक्स्ट आएगा, गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन होगा, उस पर हम पूरे उतरेंगे, हम चूज करेंगे, हम कहेंगे हमारा पढ़ा हुआ है, हमें आता है। ठीक है ना? अभी जो टेस्ट है वो 200 एमसीक्यूज की होगी आपकी। इस मंडे पर जो टेस्ट है, मे भी इस मंडे पर टेस्ट ना हो क्योंकि दिवाली के दिन भी हैं। मंडे और ट्यूसडे में भी हम छुट्टी करें दिवाली की वजह से। एक और बात, इन 200 एमसीक्यूज में से जो बायो के एमसीक्यूज होंगे ओनली फ्रॉम द जेनेटिक्स होंगे, ओनली जेनेटिक्स से एमसीक्यूज होंगे। कितने एमसीक्यूज होंगे बायो के? 68। कौन कह रहा है 100 एमसीक्यूज होंगे टोटल? टेस्ट भाई मंडे के बाद हम डिसाइड करेंगे, या कल परसों हम डिसाइड करेंगे, आज ही बैठ के डिसाइड करते हैं, फिर हम बताएंगे आपको टेस्ट कब है। आप बी प्रिपेयर फॉर द मंडे, बी प्रिपेयर फॉर द मंडे, कि मंडे पर टेस्ट है। ठीक है ना? मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं, मे भी पीछे हो जाए। ओके